हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियोस में मैंने बात की हुई थी क्वेश्चन नंबर 9 तक। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर 1 को जो एग्जाम किट का है इसको हम 2 से 3 वीडियोस में पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लें। आइए लिखिए बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से जुड़ी हुई कौन सी बात यहाँ पे सही है। A partnership is a separate legal entity। क्या ये बात सही है? द आंसर इज नो। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, क्योंकि पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं वही लोग पूरे बिजनेस को ओन करते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है किसके अंदर, कोई प्रॉपर्टी अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर खरीदी जाती है तो वो पार्टनर्स के ज्वाइंटली नेम पे खरीदी जाती है, वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे नहीं खरीदी जाती है। तो पहले आंसर ये गलत है, पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग अकाउंट्स में ये बात पढ़ते हैं कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो हम लोग ये मान के बनाते हैं कि जो बिजनेस होता है वो अपने ओनर से अलग होता है एंड बिजनेस जो होता है दैट हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि पार्टनरशिप जो होती है क्या वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। द आंसर इज नो। सेकंड पॉइंट कहता है पार्टनरशिप इज ज्वाइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पार्टनर। ये बात बिल्कुल सही है। यस, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वही उस पूरे को ज्वाइंटली मिल करके ओन करते हैं। खुद ही आपस में जितने लोग होते हैं वही लोग उसके मालिक होते हैं और वही लोग उसको मैनेज भी करते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी है। पहली बात गलत, दूसरी बात सही। A partnership can raise capital by issuing shares to members to the public of the public। ये बात गलत है। यहाँ पे शेयर्स की कोई बात नहीं होती है। अगर किसी भी पार्टनर को, किसी भी आदमी को इस पार्टनरशिप फॉर्म में आना है तो जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स होंगे, अगर यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं तो ध्यान देना इट नीड्स द 100% कंसेंट। अगर 100% लोग ये बात राजी नहीं होते हैं कि ये नया पार्टनर आए तब तक कोई भी नया आदमी इस पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना। बहुत बार बच्चे लोग ये सोच लेते हैं कि मेजॉरिटी हो जाने से कोई दूसरा आदमी आ सकता नहीं। मेजॉरिटी कंसेंट नहीं चाहिए। किसी भी नए आदमी को इस पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होने के लिए यहाँ पे 100% कंसेंट चाहिए होती है। तो ये थोड़ी सी बात कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद जरूर रखना कि 100% कंसेंट के बिना कोई भी नया आदमी पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल नहीं हो सकता है। तो ये तीसरी बात भी गलत है। अभी तक सिर्फ ए पॉइंट ही हमको अभी तक सही लगा है। अ पार्टनरशिप इज एबल टू ओन प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स इन इट्स ओन नेम। नहीं, पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं ले सकती है। पार्टनरशिप फर्म जो भी लेती है वो पार्टनर्स के ही नाम पे ओन कर सकती है। तो ये पॉइंट भी गलत है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 11 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के बारे में जैसे मैंने कहा था कि एक दुकान जो होती है, ग्रोसरी शॉप होती है, ग्रोसरी शॉप को कौन ओन करता है? एक इंडिविजुअल आदमी इसको ओन करता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा एक पान की गोमती होती है, उसको कौन ओन करता है? एक एक आदमी, वही उसकी मालिक होता है। अगर इस दुकान में कुछ भी चोरी हो जाए, है ना, तो जो भी अकेला लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी रहेगी? इस आदमी की रहेगी जो इसको ओन कर रहा है। और अगर यहाँ पे खूब प्रॉफिट होता है, अकेले अकेले पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा? अकेले अकेले यहाँ पे पूरा प्रॉफिट इसी अकेले आदमी को ही मिलता है। ऐसे समझते हैं सोल ट्रेडर क्या होता है। सोल ट्रेडर में एक आदमी होता है, उसी के पूरे पैसे लगे होते हैं इसमें अंदर, वही पूरा मालिकाना अधिकार होता है, सब कुछ वो अकेले ही इसमें मैनेज करता है। अ सोल ट्रेडर कैन नॉट हैव एनी एम्प्लॉयज। क्या ये बात सही है? नहीं। सोल ट्रेडर ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा ग्रोसरी शॉप के अंदर बहुत सारे दुकानदार पीछे बैठे रहते हैं, वो ग्रोसरी वो लड़के काम करते रहते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गलत है। ये यहाँ पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी बात सही है? या ढूंढते हैं साहब कौन सी बात सही है। अ सोल ट्रेडर इज एबल टू इंट्रोड्यूस और विड्रॉ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस एट एनी टाइम। ये बात बिल्कुल सही है। एक जो मालिक होता है दुकान का, वो अपनी दुकान में जितने चाहे उतने पैसे और इंट्रोड्यूस कर सकता है, जितने चाहे उतने पैसे वो इस बिजनेस से बाहर भी निकाल सकता है। तो सोल ट्रेडर इज एबल टू इंट्रोड्यूस और विड्रॉ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस एट एनी टाइम। थर्ड पॉइंट, अ सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। नो, ये बात गलत है। अभी ऑब्वियस ये बात सोचिए ना, इस दुकान में अगर लॉस हो जाए, इस दुकान पे अगर कुछ
लोन का लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो क्या होगा, ये जो मालिक है दुकान का, इसके घर के बर्तन तक, इसके घर जो जमीन है, जो जायदाद है, ज्वेलरी है, सब इसको बेच करके यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये जो मालिक होता है, इस मालिक की लाइबिलिटी कैसी होती है, इस मालिक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड यहाँ पे होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि जो सोल ट्रेडर होता है उसकी लाइबिलिटी रहती है वो कितनी रहती है, वो अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि हो सकता है उसको अपने घर के बर्तन और अपने घर की ज़मीनें, ज्वेलरी सब कुछ बेचना पड़ सकता है। A sole trader can operate a business only फ्रॉम ओनली वन लोकेशन, ये बात भी गलत है। एक आदमी ऐसा भी होता है कि उसको पैसे ज़्यादा आ गए उसके पास, तो अकेले दम पे ही वो एक दुकान उसकी यहाँ चल रही है, उसने एक एम्प्लॉय रख दिया और दूसरे लोकेशन पे उसने अपनी दुकान खोल दी। वो तीसरे लोकेशन पे भी अगर उसके पास पैसे हैं तो दुकान खोल सकता है, वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय को बैठा सकता है। तो सोल ट्रेडर कैन हैव द बिजनेस, कैन ऑपरेट द बिजनेस फ्रॉम मिनी लोकेशन, बहुत जगह पे उनके लोकेशन पे दुकान हो सकती है। तो ये बात भी गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यहाँ पे कह रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात कंपनी की ही कर रहे हैं। इन्होंने वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक लॉजिक सुन लीजिए सिंपल सा। अभी मैं बहुत ब्रॉड वे में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी आगे जब चैप्टर नंबर 13-14 पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कंपनी की लाइबिलिटीज कैसे कैसे होती हैं। यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए, लेट सपोज आपने शेयर्स खरीदे हैं, वो शेयर्स की नॉर्मली जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है, और आपने मान लेते हैं उसको मार्केट में किसी से हो सकता है 340 रुपये का आपने लिया था, लेट सपोज 340 रुपीज़ का आपने लिया। अब अगर ये कंपनी डूब जाती, लेट सपोज ये कंपनी क्या हो जाती है, ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इन सब की रेड पड़ जाती है एंड इस कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ की लाइबिलिटीज यहाँ पे अराइज हो जाती है। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपने यहाँ पे 340 रुपीज़ का शेयर्स लिए हुए थे, तो क्या अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो आपसे बोलेंगे अरे नहीं, मान लीजिए लेट से आपका नाम शेखर है, तो अरे शेखर जी आप क्या करिए, अपने घर के जो प्रॉपर्टी हैं, कागजात हैं, सब कुछ हमें ला के दीजिए। आपकी लाइबिलिटी कितने की है, आपने सिर्फ 340 रुपीज़ लगाए हुए थे, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 340 तक की है। मतलब आपके जो पैसे डूबेंगे वो 340 तक ही डूब सकते हैं, इसके अलावा आपका ऊपर से कोई अलग से आपके घर की प्रॉपर्टी या ज्वेलरी आपकी नहीं जाने वाली है। तो मैं सिर्फ आपको ये कन्वे करना चाहता हूं कि कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी रहती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि अभी आपने शेखर अगर 340 रुपीज़ लगाए तो ये पैसे आपने, ये तो चलो ठीक है यहाँ पे आपने दूसरे आदमी से खरीदा, लेकिन अगर पहली बार जब कंपनी शेयर इशू कर रही है और आपने अगर उसमें पैसे लगाए होते, तो आपने जो पैसे कंपनी को लगाए तो रियल में ओनर कौन हुए, आप ही तो हुए। तो अगर आपने कुछ पैसे इस कंपनी में लगाए हैं तो यू विल बी कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है। तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, अगर किसी को डाउट है इस बात पे, आई विल रिपीट इट सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। फिर लिखी है बातें, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन इनकर लाइबिलिटी इन इट्स ओन नेम। यहाँ बात लिखी हुई है, क्या कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है, वो जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो उसी के नाम पे अराइज होती है। यस, ये बात यहाँ पे सही है, जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो कंपनी के खुद के नाम पे अराइज होती है। अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन नॉट एक्वायर एसेट्स इन इट्स ओन नेम। क्या एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अपने नाम पे जमीन या प्रॉपर्टी खरीद सकती है, द आंसर इज यस, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, नो। तो ये बात गलत है, कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन नॉट इनकर लाइबिलिटी इन इट, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, वो अपने नाम पे कहीं भी लोन या कुछ भी ले सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन वो बार बार कैन नॉट लिख रहे हैं, इसलिए ये बात क्या है, गलत है। A limited liability company can be formed on an informal basis by simple agreement between the first shareholders. The answer is wrong. यहाँ पे शेयर होल्डर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे देर से प्रॉपर प्रोसीजर
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और वी कैन से इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी को बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है, इसके बदले यहाँ पे तो MOA और AOA बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं इसको रजिस्टर कराने के लिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। दैट इज वाई द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन इनकर लाइबिलिटीज इन इट्स ओन नेम। अपने नाम पे वो लाइबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब अपने नाम पे वो कंपनी लोन ले सकती है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी यूज्ड टू encourage एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू ऑपरेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। हम क्या करें जिससे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का बेस्ट इंटरेस्ट कंपनी में, इनका पूरा ध्यान कंपनी पे लगा रहे। तो यहाँ पे बात कही गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हु रियली आर इन्वॉल्व इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, दोज आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो डेली कामों में कंपनी के हाथ बटाते हैं, जो सही सपोर्ट करते हैं डेली कामों में, उनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो उनको हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे इनकरेज करें, तो लिखिए बात, दे कुड बी अवॉर्डेड अ हाई, ये अच्छा तरीका है, ठीक है, सही तरीका है। दे कुड रिसीव बोनसेस बेस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी परफॉर्मेंस। अगर वो उन्होंने खुद पर्सनल बेसिस पे अच्छा काम किया कंपनी के लिए, या कंपनी के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का इंप्रूव हो गई है, तो हमें उनको बोनस देना चाहिए, ये पॉइंट भी सही है। दे कुड बी इंटाइटल टू लार्ज पेमेंट ऑन रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन अगर वो देंगे तो हम उनको अच्छा खासा पैसा देंगे, ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। दे कुड बी होना चाहिए, दे कुड बी आस्क्ड टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का हर साल एक एनुअल मतलब होता है सालाना, एनुअल ईयरली जो जनरल मीटिंग होती है उसमें हम उनको बोल सकते हैं कि आप आके अटेंड करो भैया, उनका तो अधिकार ही अटेंड करने का, दे हैव द राइट टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। तो अब मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है, द बेस्ट आंसर इज द B1। तो यहाँ जो बी आंसर यहाँ पे दिया है, दिस इज द बेस्ट आंसर, कि हमें उनको बोनसेस देना चाहिए उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे और कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए, इससे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर आती है पॉइंट नंबर 14 की, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप ऑफ 20 persons and a limited liability company with 20 shareholders each with a 5% शेयर होल्डिंग इज ट्रू। यहाँ पे साहब, यहाँ पे 20 शेयर होल्डर हैं एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर 20 शेयर होल्डर हैं और फिर कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके अंदर 20 पार्टनर्स हैं, तो दोनों के बारे में यहाँ बात कही गई है, कौन सी बात सही है जरा देखते हैं। लिखिए बात, बोथ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आर एबल टू ओन एसेट्स इन देयर ओन नेम। ये बात तो गलत है, मैंने पहले ही कहा पार्टनरशिप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती है, तो ये बात तो पहले ही गलत हो गई। सेकंड, अ मेंबर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नहीं, मेंबर्स के पास ये राइट नहीं होता है। मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो लोग किसी को अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी में डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए, ठीक, वो किसी को अपॉइंट कर देंगे कि हाँ आप डायरेक्टर बन जाओ और आप इस कंपनी को, ऐसे नहीं होता है कि एक मेंबर ने बोल दिया। अगर 100 मेंबर्स हैं, जैसे 20 मेंबर्स थे इस केस में, तो 20 में से 11 मेंबर्स किसी को सपोर्ट करें, मेजॉरिटी 20 में से अगर मेजॉरिटी लोग किसी को कहते हैं कि हाँ मिस्टर राकेश जो हैं इस कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, तो भी वो डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर 50% से ज़्यादा लोग किसी एक आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो डायरेक्टर कंपनी में नहीं बन सकते हैं। तो दिस इज द रूल फॉर बिकमिंग अ एनी पर्सन एज अ बीइंग एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। तो यहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट, बट दे हैव द राइट टू अपॉइंट समवन टू वर्क एज एन डायरेक्टर इन द कंपनी। द मेंबर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये बात गलत है। whereas partners do not have the right to participate in the management of the partnership, ये बात गलत है, क्योंकि पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The partners have the right to participate in the management of the partnership, whereas members of the limited liability company do not have the right to participate in the management of the company. Yes, ये बात सही है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, जबकि पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो पॉइंट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
Partnership are subject to the same regulations regarding introduction and withdrawal of capital from the business as a limited liability company। तो कह रहे हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई शेयर होल्डर कैसे पैसा निकाल सकता है और यहाँ पे कोई पार्टनर कैसे पैसा निकाल सकता है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप के तरीके बिल्कुल ही अलग हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तरीके बिल्कुल ही अलग है, तो ये पॉइंट भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज सी। फिर आती है बात यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल ट्रेडिंग कैपिटल। सोल ट्रेडर के जो कैपिटल में किस चीज को शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल तो यहाँ पे सोल ट्रेडर में होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रिवैल्यूएशन सरप्लस पॉसिबल है, पर्सनल ड्राइंग्स भी पॉसिबल है, कैपिटल अकाउंट भी पॉसिबल है, बट ये इक्विटी शेयर कैपिटल पॉसिबल नहीं। रिवैल्यूएशन सरप्लस तब होता है जब हम जो हमारी एसेट्स होती हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका हम रीवैल्यूएशन करते हैं। जैसे हमने बुक में लिखा हुआ है कि यार इसकी वैल्यू 40 लाख रुपए की, और हो सकता है हमको लगता है बाद में कि इसकी वैल्यू अब डिप्रिशिएट होकर के 36 लाख ही रह गई है, तो इट्स मे हैपन कि हम डेप्रिसिएशन न लगा रहे हो, लेकिन हम रीवैल्यूएशन की हेल्प से भी किसी भी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन पे जो भी एड लेस होता है वो पार्टनर के कैपिटल में एड लेस हो जाता है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इसी को कहा जाता है जब हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं मार्केट के वैल्यू के हिसाब से। इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल साहब ये सिर्फ कंपनी में होता है, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये पार्ट सोल ट्रेडर का नहीं होता है। फिर लिखी है बातें, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स वुड नॉट एक्सपेक्ट टू बी सीन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन सी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाई देती है? कहाँ पे? पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक। डिविडेंड पेड एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म में दिखाई देती है? एक्सपेक्ट टू सी, सॉरी सी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन चीजें दिखाई देती हैं पार्टनरशिप फॉर्म में? ये दिखाई नहीं देता है। कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्टनरशिप फॉर्म में दिखाई देता है। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिविडेंड नहीं, डिविडेंड पेड की बात होती ही नहीं पार्टनरशिप फॉर्म में। शेयर प्रीमियम की बात होती ही नहीं। ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट तो पता ही है कि जो पार्टनर जितना पैसा ला रहे हैं उनके हिसाब से उनका अलग अलग कैपिटल अकाउंट वहां पे बन जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात की जाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है नॉर्मली, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट लिखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जैसे स्टार्टिंग में बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो सके, ताकि ये हो सके जो प्रॉफिट हमारा बचता है यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे बचता है, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग सभी पार्टनर्स में कितना हम लोग वो पैसा, जो प्रॉफिट का पैसा हम किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं पार्टनर्स में, प्रॉफिट का जो पैसा होता है उसको किस तरीके से हम पार्टनर्स में एलोकेट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पैसा होता है, नेट प्रॉफिट बचता है, उसको किस तरीके से कितना सैलरी दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं, ये सभी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ बनाया जाता है? वो पार्टनरशिप फॉर्म में बनाया जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी ट्राई टू show how we have apportioned the profit beat among the partners। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दिखाने काम आता है कि हमने पैसा कैसे पार्टनर्स के बीच में आपस में एलोकेट किया है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस एन एसेट। एसेट के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है? An asset is a resource owned by the entity with a financial value। ये बात सही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको what we have to consider is कौन सी बात perfectly सही है? An asset is a resource controlled by an entity from which future economic benefits are expected to be generated। ये बात भी सही है। An asset is a resource controlled by an entity as a result of past events। ये बात भी सही है। An asset is a present economic resource controlled by an entity as a result of the past events।
ये बात भी सही है, बट व्हाट दे आर आस्किंग इज दे आर आस्किंग अबाउट द बेस्ट डिफाइंस एन एसेट, कौन सी चीज एक एसेट का बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे दे रही है। तो यहाँ बेस्ट डेफिनेशन है आपका डी पॉइंट, जो ये कहता है एन एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक, एक एसेट वो चीज होती है जिसकी हेल्प से हमें आज की डेट में पैसों की आमदनी या हमको पैसे मिल रहे होते हैं, उसकी हेल्प से हम इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, जिस पे कंट्रोल किसका होता है, एंटिटी का होता है। और ये एसेट हमारे पास क्यों है, बिकॉज ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, हमने कुछ पहले इसके लिए क्या किया होगा, हमने इसके लिए कुछ पैसे खर्च किए होंगे, उसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट में इकोनॉमिक रेवेन्यू या इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसके अलावा ये भी आंसर सही है, बट व्हाट वी हैव टू कंसिडर विच इज द बेस्ट डेफिनेशन, हमको यहाँ पे उसको ध्यान में देना है। फिर लिखिए बात, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द इक्विटी और कैपिटल ऑफ ए बिजनेस, इसमें से कौन सी चीज इक्विटी या कैपिटल को बेस्ट डिफाइन करती है। इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस रिप्रेजेंटेड बाय द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि व्हाट डिफाइंस द इक्विटी और कैपिटल ऑफ द बिजनेस की अगर बात की इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल से आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊं, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे सभी लाइबिलिटीज होती हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा ही बना दिया, यहाँ पे सभी लाइबिलिटीज होती हैं, यहाँ सभी एसेट्स होती हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा जाता है सबसे पहले इक्विटी, फिर रिजर्व्स लिखे जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखा जाता है डिवेंचर के लोन, फिर यहाँ पे लिखे जाते हैं करंट या ट्रेड पेबल्स, है ना, ट्रेड पेबल्स यहाँ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखे जाते हैं सभी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं, ठीक। और यहाँ पे दूसरी कैश लिखा जाता है, यहाँ पे हमारी प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग लिखी जाती है। तो अगर आप इसमें से पूरी एसेट्स में से इसको हटा देंगे, लाइबिलिटीज जो हमको रियल में क्रेडिटर्स को, बैंक्स को और हमारे सप्लायर्स को देनी है, तो टोटल एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें से सिर्फ इन प्रकार की जो लाइबिलिटीज होती है जो हमको पे करनी होती है, तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज, तो जो बच जाता है इसके अलावा उसी को कहा जाता है इक्विटी रिजर्व्स का जो पार्ट होता है, जो हमने अपने शेयर होल्डर से पैसा रेस किया होता है या हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर से पैसा रेस किया होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो ओनर होता है उससे जो पैसा आता है, उसकी बात यहाँ पे कह रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस कहते हैं। वही बात लिखी है, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी और कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस साहब। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए साहब। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, इसी को कहा जाता है इक्विटी और कैपिटल। इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल भी गलत, ये बात तो टोटली गलत है। बिजनेस की वैल्यू अलग होती है। बिजनेस की वैल्यू मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मार्केट प्राइस से, दैट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, और वो इक्विटी नहीं होता है। फिर आती है बात, इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एसेट्स, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी एसेट से कितनी वैल्यू है उससे हमारा इक्विटी और कैपिटल इक्विवेलेंट नहीं होता है। एसेट्स की वैल्यू अलग हो सकती है, इक्विटी और कैपिटल की वैल्यू अलग निकल के आ सकती है। इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये बात भी गलत है। यहाँ पे लोग बार बार लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करना चाहिए। जो बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखी, क्या लिखा है, नेट एसेट्स मतलब पता है क्या होता है, टोटल एसेट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें से लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए तो क्या मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नेट एसेट्स। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए, मिल जाएगा नेट एसेट्स, एंड नेट एसेट विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्विटी और कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक। अभी हम इसके बारे में कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो सब चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें हम इसी चैप्टर आपके बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बाद ही आप लोग एग्जाम किट सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज मैं बताऊंगा जब मैं एग्जाम किट वो अपनी टेक्स्ट बुक का भी वीडियो आप लोग को बना दूंगा। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज बीइंग ट्रू और फॉल्स इन रिलेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से कौन सी बात सही है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप के हिसाब से यहाँ पे कौन सी बात सही है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ईच पार्टनर हैज ए लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेप्थ ऑफ द पार्टनरशिप, यस ये बात सही है। जो पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो साहब यहाँ पे लिमिटेड होती है, बिल्कुल सही बात। ईच पार्टनर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप, नहीं ये बात गलत है साहब, ये लोग एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये लोग एक तरीके से पार्टनर होते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रू
ये आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद ये है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड रनिंग ऑफ द, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। There must be a formal partnership agreement signed by all partners which specify the respective rights, duties and obligation of the partners towards each other। ये बात गलत है, यहाँ पे each other नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कि हाँ, अगर वो कहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, each other अलग हो गई, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे ये नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कि भैया हम पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या करेंगे। वैसे सही बताएं, एक एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, देयर कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट ऑल्सो, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है। तो एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी नहीं है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे गलत हो गए कि ओरल एग्रीमेंट भी अलाउड है और ईच अदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स लोग काम करेंगे वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए काम करेंगे, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी फॉल्स। इसके बाद आती है बात, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज बीइंग एप्लीकेबल टू आइदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सी बात पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई होती है, कौन सी बात लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए अप्लाई होती है, जरा हमको ये बात यहाँ पे देखनी है। लिखिए बात, ओनर और इन्वेस्टर्स में रिसीव अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के रूप में कहाँ रिटर्न मिलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। A business cannot own assets and incur liabilities in its own name। बिजनेस अपने नाम पे assets या liabilities incur नहीं कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कर सकती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल ऑडिट, कहाँ पे ऑडिटिंग एक्सटर्नल ऑडिट कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म में कंपलसरी नहीं है। लोन्स एंड बोरोइंग्स फॉर द बिजनेस मे बी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज के बारे में मैं मीनिंग बताऊं, फ्लोटिंग चार्ज सुन लीजिए। जैसे कि होता क्या है कि कंपनी ने किसी कंपनी ने लोन लिया, बोला कि देखो भाई ये हमारे स्टॉक्स हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं और ये जो स्टॉक्स की वैल्यू है लेट से वो 40 करोड़ की रुपीस की है। कंपनी ने लोन ले लिया है, मान लीजिए 28 करोड़ का इन्होंने कंपनी ने लोन लिया हुआ है। तो अच्छा मैं कहता हूँ 40 करोड़, लेट इट बी, लेट मेक इट लिटिल बिट मोर सिंपलर सो दैट यू बिकम नॉट, यू मे नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए मैं यहाँ पे 40 करोड़ का ही लोन ले लेता हूँ। अब एक कंपनी, लेट से कंपनी का नाम है चेतन एंड कंपनी, चेतन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, चलिए। तो अगर कोई कंपनी है चेतन लिमिटेड करके कोई कंपनी है साहब, तो यहाँ पे 40 करोड़ का इन्होंने लोन लिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स ये हमेशा यहीं रहेंगे। तो होगा क्या, कंपनी बोले कि देखो बैंक, ये बैंक ने लोन दिया 40 करोड़ रुपए का, तो कंपनी इन स्टॉक को सेल करती रहेगी और यहाँ पे नया स्टॉक इसमें आता रहेगा। तो ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ऐसा नहीं है कि सेम स्टॉक पे है, उन्होंने कह दिया पूरे स्टॉक पे है, तो बस स्टॉक वहां होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सेम स्टॉक, नहीं वही वाला पीस नहीं, वो स्टॉक जाता जाएगा दूसरा स्टॉक आता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग चार्ज। इसका एक और सेंस ये हो सकता है कि जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी जब लोन लेती है तो कंपनी के पास मशीनरी है, यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे कार है, कंपनी के पास यहाँ पे बिल्डिंग है, कंपनी के पास यहाँ पे लैंड है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोन लिया लेट से 40 करोड़ रुपए का, तो कंपनी ने बोला देखो मिस्टर, देखो बैंक साहब, आप ये जो हमारी मशीनरी है इस पे आप चार्ज क्रिएट कर लो। तो अगर जैसे ही कंपनी ने इस मशीन को सेल आउट कर दिया तो वो उसके जो चार्जेस है ना 40 करोड़ तुरंत इस पे आ जाएंगे। अब बात समझ में आई, जैसे ही ये चीज बिक गई तुरंत उसके चार्जेस अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे, किस पे, इस पे, बिल्डिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। कंपनी ने बिल्डिंग बेच दिया, तुरंत उसके चार्जेस किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, लैंड पे फिक्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या है, ये जो चार्जेस बैंक ने लगाए हैं ये किसी पर्टिकुलर एसेट पे नहीं लगाए हैं, इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग, इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग as those assets gets sold out by the company। तो जैसे आप उसको बेचते हो, कंपनी के जो बैंक के जो राइट्स होते हैं वो दूसरे एसेट पे अपने आप अराइज हो जाते हैं, दैट दिस राइट इज कॉल्ड एज द secured rights, or we can say the floating charges which the company has been created on those assets। ठीक है साहब, हम अगले 21 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी से एक अधिकारी बने। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।